वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम शस्यश्यामलां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। हमसे तुमसे मिलकर बना देश प्यारा, देश प्यारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साझी संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के इस सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। वो तमाम सारे लोग जो आज मौजूद हैं शो में, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। जो पहली बार इस शो में आए हैं उनका स्वागत है, और जो आते रहते हैं उनका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ आपका? ईस्ट दिल्ली से। ईस्ट दिल्ली से, वाह क्या बात है। कौन सी ईस्ट दिल्ली में, कहां से? यमुना विहार के पास मौजपुर। मौजपुर में, तो बस क्या बात है, मौज करिए थे। 2 महीने पहले आया था। 2 महीने पहले आए थे, तो अब आराम हुआ उसके बाद? आराम है रोज। हाँ, ये बिल्कुल दवा खाना है। यहाँ पे आते हैं लोग, मतलब तब आया था, याद है उनको, डेट भी याद होगी, अगर मैं पूछूं तो तारीख भी बता देंगे। इस 12 तारीख को आया था। आप तो बहुत दिनों बाद आए, ईद का चांदी हो गए। कितने दिन हो गए आपको आए हुए? रमजान में आया था। हाँ, रमजान में आए थे आप। मैं तो देखा था कोने में खड़े हुए थे रमजान के, और बस निकल गए, आए और आके छू के चले गए। बहुत दिनों बाद आए हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। बहुत बहुत स्वागत है साहब, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से आए? मैं मध्य प्रदेश अशोकनगर जिले से आया हूँ भैया जी। जी, मध्य प्रदेश अशोकनगर जिले से। अशोकनगर जिले से आए हैं। आपका मैं बहुत बड़ा फैन। मैं अब ये तो सभी झूठ बोलते हैं यहाँ सब झूठ बोलते हैं। बहरहाल कैसे आना हुआ? मैं एक पेशेंट है हमारे अशोकनगर जिले का यहाँ हाँ हाँ भैया जी। 3 लाख रुपए प्रतिदिन लग रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। उसका होमगार्ड के कमांडो, वो पुलिस में होमगार्ड में था और ट्रेनिंग SIP की दे रहा था, तो पानी में डूब गया सर। तो 3 लाख रुपए मैक्स हॉस्पिटल में अरुण रघुवंशी के 3 लाख रुपए पर डे लग रहा है। और भैया जी इस बात की आप मुहिम करें, वो वेंटिलेटर पे है बच्चा, वेंटिलेटर पर है। उसके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, जल्दी से ठीक हो, बहुत जल्दी ठीक हो। प्रभु उनको बहुत जल्दी से स्वास्थ्य लाभ दे। मैं आपसे बात करूंगा, ब्रेक पे बात करूंगा जी। कहां से आना हुआ? ये परिवार कहां से आया? गुड़गांव से। तो कैनॉट प्लेस घूमने आए हैं आज? गॉड ब्लेस। हाँ जी, आपका शो देखने आए हैं आज। तो मैं शो के लिए किस क्लास में हैं आप? मैं 5th में हूँ। 5th में हैं। और कौन सा स्कूल है आपका? माउंट कार्मल। माउंट कार्मल, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कहना है आपको? जी, मेरे ख्याल से सब लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान 70 साल कहाँ था और पिछले 9 साल से हिंदुस्तान किधर जा रहा है। किधर जा रहा है? मुझे तो कुछ नहीं, मुझे तो बस ये दोनों लोग सामने दिख गए। मुझे तो कुछ नहीं देखना 70 साल पीछे का भी, और ना ही मुझे देखना है कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। मुझे तो ये दोनों लोग दिख रहे हैं। क्या नाम है आपका? वान्या। वान्या। और आपका नाम? हाँ, तनिष्का। तनिष्का। इन दोनों को देखना है, क्योंकि यही भविष्य है। जो ये दिख गए, जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। जय, जोर से बोला करो। जय बजरंग बली। तो दर्शन करा या दर्शन करने जा रहे हैं? कर लिए, बहुत अच्छी बात है। मुझसे किसी ने पूछा कि क्या चल रहा है आजकल आपके शो में, मैंने कहा बस वही चल रहा है, बजरंग बली चल रहा है आजकल। ठीक है ना?
बिल्कुल अच्छा, तो पहली बार आपसे मिलने के लिए आया हूँ सर मैं, स्पेशली आपके साथ सेल्फी लेनी है मुझे। सेल्फी लेनी है। और आए कहाँ से हैं आप? सर मैं वैसे छतरपुर से आया हूँ। छतरपुर, ओए होए, खजुराहो के बिल्कुल बगल। हाँ जी सर मैं दिल्ली का छतरपुर, हाँ। एमपी का नहीं सर। अच्छा हाँ, ये छतरपुर बगल। मैं तो समझा मध्य प्रदेश वाला छतरपुर। आधा घंटा आपके लिए वेट किया। आधा घंटा वेट किया आपके लिए। तो चलो फिर ठीक है, सेल्फी खिंचाते हैं तुमसे। मेरा आज मूड भी नहीं है यार शो करने का। और रोज मुझसे पूछते हैं लोग आज काय का शो है, कौन सा शो है। मैं कहा आजकल तो बस सिर्फ वही चल रहा है, बजरंगबली चल रहा है। इधर से कांग्रेस कह रही है कि वो बेंगलोर से मैसूर तक 25 मंदिर बनवाए उसने। किसके? आंजनेय के, यानी हनुमान जी के मंदिर बनवाए। सब गिनती करा रहे हैं अपनी अपनी कि किसी ने कितना काम किया, वोट भी तो लेना है। तो बोले बजरंगबली चल रहा है। क्या नाम हो गया साहब आपका? आमिर अहमद। आमिर अहमद साहब रेगुलर है हमारे विजिटर। ये आमिर भाई आ जाते हैं। एक बार बेगम के साथ भी आए थे, वो ईद से पहले की बात है। बिल्कुल ठीक ना, पहचानता मैं सबको। अब तो पहले तो थोड़ी कमजोर हो गई याददाश्त मेरी, वरना तो मेरी पहले याददाश्त भी थी, बहुत सही थी। अब थोड़ा कमजोर हो गई है। अभी भी सही है। अच्छा कहाँ से आई मैम? बिहार से सर। बिहार में कहाँ से? जहानाबाद। जहानाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसी ने पानी वानी पूछा आपसे? किसी ने पानी पूछा? सर अभी बांट रहे थे सभी तो। दिया पानी? अच्छा चलिए बात। घाट साहब काम कर रहे हो, ठीक काम कर रहे हो, पानी वानी पूछ रहे हो। चाय पिलवाएं? नहीं नहीं सर, थैंक यू, आपसे मिल गए वही बहुत है। नहीं, चाय वाय पी सकते हैं आप। शो बस देखा करते थे घर से, आज लाइव देख रहे हैं, बड़ी बात है सर। थैंक यू सो मच। नमस्ते आपको मैं कह रहा हूँ, नमस्ते। आइए आगे आइए। मेरा तो आज शो करना ही नहीं है, मेरा मूड भी नहीं है शो में करने का, बिल्कुल शो नहीं है मूड करने का। तो बस मैं ऐसे ही मिलना है। हाँ, क्या नाम हो गया जी? मेरा नाम गरिमा है। गरिमा जी, कहाँ से आना हुआ? वैसे मैं सूरत की रहने वाली हूँ, बट मैं दिल्ली रहती हूँ। मैं दिल्ली रहती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। गरिमा कुछ कहना चाहती हैं आप, कुछ बोलना चाहती हैं? बस मैं ये कहना चाहती हूँ मोदी जी से कि ये जितने छात्र यहाँ खड़े हैं ना, उनके लिए प्लीज कुछ करें। प्लीज उनके लिए कुछ करें। जो छात्र खड़े हैं प्लीज उनके लिए कुछ करें, और जो छात्र यहाँ पे खड़े हैं वो भी अपने लिए कुछ करें। यह भी जरूरी है, दोनों चीजें जरूरी है गरिमा। दोनों तरफ से बात होगी तभी होगा। कुर्ता आपने जो ये ईद में सिलवाया है या खरीदा है, इसकी चमक मुझे दिखाई पड़ रही है अभी तक। बहुत अच्छा जी। नमस्ते साहब जी, मैं तारुफ करा रहा हूँ, परिचय दे दूं। बहुत देर से बैठे हैं, पसीना बह रहा है उन लोगों का। गाली दे। कहाँ से आए हैं? तिरुपति बालाजी से, आंध्र प्रदेश से आए। हम तो सोचे वो बालाजी उधर वाले बालाजी। हाँ जी, वही हमारे बाजू में बेंगलोर है। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। तिरुपति जाना होता तो दर्शन होते। टीना करमवीर आज कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पहले भी आई है मेरे शो में और बहुत अच्छा बोलती हैं। आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुजा कपूर रेगुलर आती रहती है हमारे शो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पानी वानी पूछ लो भाई। ईशान त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। AK दत्ता साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत पुराने डिबेट पे आने वाले, बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शिवम जी। फजील अहमद साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है फजील भाई। जिसका जो चीज है वो कहना जरूरी होता है। हाफिज गुलाम सरवर साहब AIUMM से मौलाना, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लोगों ने कहा, कांग्रेस ने कहा कि वो हनुमान मंदिर पे जितना काम उन्होंने किया है, जी ये कांग्रेस कह रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि जितना काम हमने हनुमान मंदिर पे किया है उतना काम बीजेपी नहीं कर पाई है हनुमान मंदिर पे। तो ये पक्ष है किसका जनाब? कांग्रेस का। हनुमान पे बात हो रही है और 3 दिन से चल रही, खत्म नहीं हो पा रही है अभी तक। ना बीजेपी खत्म होने दे रही है और ना कांग्रेस खत्म करना चाहती है। और इस बार बड़ा जबरदस्त मामला फंसा है। हाँ जी, कभी खत्म होनी भी नहीं चाहिए। खड़े हो बोला ना, खत्म होनी ही नहीं चाहिए हनुमान जी की बात। आप खत्म क्यों करवा रहे हैं? ये तो अनंत काल तक चलता ही रहेगा। जो आप 3 दिन कह रहे हैं और लगातार चले। हाँ बिल्कुल चलता ही रहना चाहिए। हनुमान जी की बात, हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, पुण्य का काम है, तो उसकी चर्चा क्यों खत्म? हनुमान चालीसा आती है आपको? ना आती तो सब है, लेकिन आज मैं कुछ और कहूंगा उनके लिए। किनके लिए? जो कथित हनुमान भक्त अपने आप को चिल्लाते हैं। देखिए, जब हनुमान जी का अच्छा मौलाना आगे आओ, ये पैसे पता चला कि ये हनुमान भक्त है, ये हनुमान भक्त नहीं है, ये तरीका बताओ कोई। तरीका ही तो बता रहा हूँ। हाँ। बिल्कुल सरल तरीका है। हाँ। जो भक्त होगा हाँ। वो अपने आराध्य की नकल करेगा, वही मार्ग है, सत्य मार्ग। हाँ। हनुमान जी की जब चर्चा आएगी तो उनकी तस्वीर देखते ही आपको याद आएगा वो जो पहाड़ लेकर आ रहे हैं, जिस पर संजीवनी बूटी है जीवन देने के लिए। जब लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं और
आदेश होता है और वो जाते हैं, जल्दीबाजी में किसी की जान को बचाना है, तो वहां पर वो बूटी ढूंढने के बजाय पूरा पहाड़ ही उठा के लाते हैं कि जल्दी होना चाहिए। यानी जीवन बचाने का वहां से संकेत मिलता है कि हनुमान जी ने मानवता के जीवन को बचाने का संदेश दिया। ये तो ठीक है मौलाना, ये तो कहानी है। जो लोग हनुमान जी पहाड़ उठाकर लाए थे, उसी पहाड़ के टुकड़े कर करके जो लोग पत्थर बरसा रहे हैं, वो कह रहे मैं हनुमान भक्त हूं, कैसे हो सकता है? गजब है, मौलाना भी बड़ी पूरी भाव भंगिमा खींचते हैं और उसके बाद पूरी कई बात कहते हैं। कांग्रेस से मैंने पूछा था कि भाई आपने ये क्यों कहना शुरू कर दिया कि हमने हनुमान मंदिर सबसे ज्यादा बनवाए, हम ही ने हनुमान मंदिर बनवाए। हनुमतप्पा जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, उन्होंने हनुमान मंदिर बनवाए, क्या जरूरत थी हनुमान मंदिर बनवाने की बार बार कहने की है? तो आप तो इस चक्कर में थे ही नहीं, उनकी पिच में क्यों कूद गए आप? देखिए, पेटेंट जो है बीजेपी ने नहीं करवा रखा मंदिरों पर, हनुमान जी पर। इस पर पेटेंट ये जानबूझकर ये मुद्दा बनाया जा रहा है, जो कि कर्नाटक इलेक्शन पे बात किस पे होनी चाहिए। आप देखिए बीजेपी रेड कार्ड, आप इसको जनता में बांटिए किस तरीके से। सीएम के लिए देखिए 2500 करोड़, आप सोचिए कितनी, आप 40% जो कमीशन सरकार है वो क्या कर रही है कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के अंदर 4 साल से भाजपा है, भाजपा ने क्या किया वहां पर? भाजपा ने सिर्फ कमीशन खोरी सरकार रही, कोई काम नहीं किया। ना कमीशन खोरी वाली सरकार, 40% वाली। सबसे पहले सबको जय श्री राम और जय बजरंग बली। बात करने आए हैं बजरंग बली की। अरे बजरंग बली के इतने भक्त हो, इतने सेवक हो, तो श्री राम का मंदिर बनवा देते ना, तो बनवा देते अपने वक्त में, तो बनवा देते अपने वक्त में। गिरफ्तार कराइए। अरे जो राम भक्त होगा, सीता रूपी बहन जो जंतर मंतर पर बैठी है, उनकी सुरक्षा के लिए हनुमान बन करके अपने भीषण को जेल में डलवा देंगे। बजरंग बली पर चोट करके इनको वोट मिल जाएंगे। अरे आप तो पीएफआई के दोस्त हैं, आप तो उनके साथ खड़े होते हैं, एसडीपीआई के भाईचारे हैं, आपका तो उनके साथ एलिनेशन है, आप उनके साथ अलाइन करेंगे। अरे आपकी तो सोनिया गांधी जी भी उन्हीं की तरफ खड़ी होती है। अभी जय राम जी ने बोला कि जो एसडीपीआई है ये सिर्फ एक कम्युनल आउटफिट है। उधर में खड़गे जी बोल गए ये कम्युनल आउटफिट नहीं है, ये क्या है? ये एक पार्टी है, ये एक विचार है, ये एक सेक्युलरिज्म है। जी ईशान जी, मैं आ रहा हूँ ईशान। नहीं, नाम में कंफ्यूजन हो गया, लेकिन नहीं मामला ये है कि वो कहते हैं ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब महावीर का नाम लेने से भूत पिशाच तक भी निकट नहीं आते, ये तो फिर भी कांग्रेसी है, तो ये तो बहुत ही दूर रहेंगे। पहला। दूसरा, आज इनको हनुमान जी बड़े याद आ रहे हैं। अब देखिए ना, मतलब कैसे संकट में याद आने चाहिए तब इनको। संकट कटाए मिटाए सब पीरा। आप एक चीज बताइए, प्रियंका गांधी जी पढ़ती नमाज है, संकट आते ही उनको याद आ गया। आज स्मृति ईरानी जी ने कहा कि अमेठी में प्रियंका जी नमाज पढ़ती हैं, तो ये बताएं नमाज वाले तो हनुमान मंदिर या हनुमान जी की बात नहीं कर सकते, मूर्ति पूजक कैसे हो सकते हैं? अब ये तो आपको प्रियंका गांधी से ही पूछना पड़ेगा, लेकिन इतना तय है कि जो आदमी बजरंग दल को बैन करने की बात करता है, राम मंदिर को ना बनाने की बात करता है, राम मंदिर के निर्माण में रोड़ा अटकाता है, राम के नाम से नफरत करता है, उसको आज देखिए कि जब डर लगा, जब चुनाव हारने के हालात आ गए, तो तुरंत बजरंग बली याद आ गए। तो नहीं, मैंने तो अभी बजरंग बली का नाम ही लिया था। ये राक्षसों की तरह इस तरह से क्यों कर रहे हैं बताइए? ये देखिए, अरे भाई रुकिए। अगर एक बार मैंने बजरंग बली का नारा लगाया तो आपको पीछे जाना पड़ेगा फिर, क्योंकि आसपास नहीं आ सकते आप। ये देखिए मैं आ जाता। अंततः यही कहना चाहता हूं कि जो भी बात है, आपको एक चीज तो माननी और समझनी पड़ेगी कि चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी हो या फिर कोई भी दल हो, जब भी डर लगता है आना सनातन में ही पड़ता है घूम फिर के। वो अलग बात है कि पढ़ते नमाज है और बाद में जैसे ही दिक्कत होती है कि जनता वोट नहीं दे रही तो तुरंत बजरंग बली की जाए। प्रतीक जी, जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति रही है कि वो हिंदू मुसलमान और धार्मिक धार्मिक उस पे रिलीजियस लाइंस पे वो हमेशा डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये,
इसी के चलते देखिए समाज को और सभी राजनीतिक पार्टियों को एक बात समझनी चाहिए, और मैं 2 लाइन पढ़ देता हूं इसके लिए। हम क्या बनाने चले थे, क्या बना बैठे। हम क्या बनाने चले थे, क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे अच्छे तो परिंदे हैं, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो सारे ही धर्म भारत संविधान के हिसाब से सेम है, पहली बात तो ये। और इनका जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति रही है कि हम धार्मिक, क्या आप चुप रहिए, आपकी बात आपके बीच में नहीं बोला था। ये विकास के नाम पे जीरो है। इन्होंने 40% कमीशन खोरी पिछले 3 साल में की है, और इनके जितने भी विधायक है उनके बेटे के यहाँ 6 से 8 करोड़ रुपए कैश निकला है। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। कर्नाटक की जो अर्थव्यवस्था है वो गिरती जा रही है। और तो 40% अगर भाजपा ने कमीशन लिया है मेरे मित्र, तो उसकी भरपाई क्या बजरंग बली को बैन करके करोगे? उनसे चुनाव में लड़ो ना, उनसे चुनाव में लड़ो, उनसे कमीशन खोरी पर लड़ो। बजरंग दल को बैन करने का क्या लॉजिक है, आप मुझे बताइए। प्रतीक जी, बजरंग दल और बजरंग बली में बहुत अंतर है। बजरंग बली हमारे सबके पूजनीय है, लेकिन बजरंग दल एक ऐसी संस्था है जो उत्पात फैलाने का काम करती है, जिसके लोग मर्डर केसेस में भी फंसे हुए हैं, जो मॉब लिंचिंग करते हैं। ये देखना, ये ओसामा जैसे आतंकवादी को भी ओसामा जी कहने वाले आज बजरंग दल को आतंकवादी बता रहे हैं। बताइए, मतलब कैसा जमाना आ गया। मतलब ओसामा इनके लिए ओसामा जी, अतीक इनके लिए अतीक जी। आतंकवादियों को आप कंधार छोड़ के आते हैं, उसके बाद बात करते हैं। प्रतीक भाई, उम्मीद है कि बीच में कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है। शुरुआत ही करता हूं जय श्री राम, जय नागेश्वर, जय बजरंग बली बोल के। हिम्मत है, चुनौती देता हूं कांग्रेस पार्टी को कि बैन करे मुझे और भारत से निकाल के दिखाए। है चले, मैं बता रहा हूँ केजरीवाल जी की एक अरे रुको केजरीवाल जी, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। बात करके सुनिए ना, कहाँ केजरीवाल आगे बीच में? केजरीवाल कहाँ आगे? एक बात उनकी अच्छी लगी, केजरीवाल जी, नेता को पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अगर पढ़े लिखे होते तो बजरंग बली और बजरंग दल का अंतर तो समझते कम से कम। प्रतीक भाई, बात में प्लीज 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 नो 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 नो, आप बीच में बोला कि हम प्रतीक भाई करना चाहते हैं। मेरे बात खत्म होने दीजिए, उसके बाद ये बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब बात आती है 25 मंदिर हमने बनाया। अरे जिन सब 25 मंदिरों की उदाहरण आप दे रहे हो, वो 12वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में उसकी स्थापना हुई है। जिस पार्टी को बजरंग बली का जन्म के बारे में पता नहीं है, कहती है कि कैथल में जन्मा बजरंग बली हनुमान जी, वो क्या बजरंग बली का पूजा करेंगे? जीवन भर टीपू सुल्तान जयंती मनाते गए ढोंगी बाबा लोग। कितना गाली देते हैं ये लोग, हैं? आप सुनते रहते हैं, बैठे खड़े रहते हैं जी। नेतागिरी तो चलती रहेगी, आपस में हिंदू मुसलमानों सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। मैं तो हिंदू मुसलमानों को सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। यार इतनी समझदारी लाते कहाँ से हो यार, ये तो बता यार। वजह है सब समझदार आदमी, लेकिन वो ये मानेंगे नहीं, है ना? देखो हमारे हदीस में एक बात है, तुम में सबसे अच्छा इंसान हुआ जिसके संस्कार हदीस का हिस्सा है जी, सुनाइए। तुम में सबसे अच्छा इंसान हुआ जिसके संस्कार, जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। जिसके संस्कार सबसे अच्छे हों, सबसे अच्छे हो। जी जी। और पता कैसे चलेगा कि इसके संस्कार अच्छे हैं? तो बर्ताव में पता चल जाएगा। उसके बर्ताव में पता चल जाएगा जी। आया जनाबे आली। सर मैं बस एक बात कहूंगा, जो अजय अमर है वो अजय अमर रहेगा। बजरंगबली सर भगवान की बात कर रहे हैं, आज हैं, कल हैं, कल भी रहेंगे। किसी पॉलिटिशियन से मुझे मतलब नहीं है, मैं केवल हिंदुत्व को फॉलो करता हूं सर। बजरंगबली आज हैं, कल हैं और कल भी रहेंगे सर। मैं केवल एक बात यही कहना चाहता हूं, सारे हिंदुओं से एक साथ अगर हो गए तो ये सब कुछ समाप्त हो सकता है। पार्टियां आती और जाती हैं, मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूं सर, ना मैं बीजेपी से हूं, ना मैं कांग्रेस से हूं, ना मैं समझ में आ गया। बिल्कुल सर, मैं केवल एक ही बात कहता हूं सर, जो है वो था, वो रहेगा, वो जीवन पर्यंत रहेगा। लेट हिम कंप्लीट। अब दूसरी बात आती है यहाँ पे, मेरे भाई ने कहा है कि हनुमान जी का चित्र का मतलब है कि संजीवनी बूटी लेके। अरे वो भी मूर्ति है जिस पे पूंछ पे आग लगा के अधर्म को जलाते हुए हनुमान जी का
लंका वाला वो दृश्य भी है। ये अधर्मी लोग जो लंका बनाना चाहते हैं भारत में, उनका तिलांजलि बजरंगबली करेंगे। 10 तारीख को पता चलेगा, 13 तारीख को इनकी तथास्तु हो जाएगी। बीजेपी आ रही है, कमल तो खिलेगा ही, कीचड़ इन्होंने फैलाया। कमल का फूल जनता कह रही है सबसे बड़ी भूल, हमारी भूल। आया। हाँ, रुको, बढ़िया, चुपचाप बढ़िया, नहीं भगाएंगे जी। मैं आया जनाब, आया। ये जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आ गया। हाँ, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था कि आप आए नहीं अभी तक। आ गए आप, हरियाणा से आ गए गुरुजी। हरियाणा का दिल्ली में रहता हूँ। मैं आया, बस आ रहा हूँ, आप ही से पूछूंगा जी किधर कौन था जी। हाँ, ये कांग्रेसी जो है टीपू सुल्तान की जयंती मनाते हैं, उस टीपू सुल्तान की जिसने हजारों हिंदुओं को हाथी से कुचलवाया था। ये इतिहास में लिखा हुआ है, ये इतिहास में है कि टीपू सुल्तान ने हजारों हिंदुओं को मरवाया, हाथी से कुचलवाया। हाथी क्या काम करते हैं आप साहब? मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा, टीचर है? और कौन सा, मतलब स्कूल में या कॉलेज, सरकारी? नहीं, प्राइवेट स्कूल में हूँ मैं। किताबें तो मतलब वही सब वही है जी, बिल्कुल। ये लिखा हुआ है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। उसे दक्षिण, जैसे औरंगजेब ने उत्तर भारत में कत्लेआम किया था। सुल्तान जी मैं जनाब सर 2 लाइनें बोलूं? हाँ, बोलिए। कहाँ से आना हुआ? आगरा सर, राजीव आगरावासी। हाँ जी, राजीव आगरावासी। शायर है कि कवि है? कवि है। अब वो पहलवान जी की बात रह जाएगी। पिछली बार भी आया था सर। 2 लाइनें सर। ये राजनीतिक उठा पटक जो चल रही है, ये मोदी जी को नीचे करने के लिए चल रही है। इस पे 2 लाइनें बोल के पूर्ण विराम देना चाहूंगा। अभी नीतीश जी भी आए थे बिहार से, यहाँ पर कुछ इकट्ठा कर रहे थे, तो जल्दी करिए। कभी वो जो भूमिका कम बांधे, अपने कंटेंट पे आए। भूमिका ज्यादा ना बांधिए जी। दूर करने अमावस के अंधेरों को, चांद पूनम का देखो हमें मिल गया। उनसे कह दो वो अब ना इकट्ठा करें, अब हमें जुगनुओं की जरूरत नहीं। और एक सर वो बोल रहे थे हिंदू मुस्लिम को मिलकर रहना चाहिए, तो उस पर 2 लाइनें बोल। हिंदू मुस्लिम को मिलकर रहना चाहिए, उस पर 2 लाइन सर। हाँ। मेरे हिंद की वादियों में, हाँ, तरन्नुम में करते हैं, नया एक सवेरा करेंगे। मेरे हिंद की वादियों में नया एक सवेरा करेंगे। मिटा देंगे हर फासले को, मोहब्बत बिखेरा करेंगे। क्या बात है, सींचेंगे हर डाल इसकी, कोई पत्ता झड़ने न देंगे। खिला देंगे हर फूल इसका, ये गुलशन उजड़ने न देंगे। सभी का रहेगा ये गुलशन, नहीं तेरा मेरा करेंगे। नहीं तेरा मेरा करेंगे जी जनाब। सर बस मैं एक बात कहना चाहूंगा। अरे अभी रह गई थी बात तुम्हारी, मैं आया, बोला ना जी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इतिहास के पन्ने में गुम हो जाती हैं, जैसा अभी हमारे टीचर महोदय कह रहे थे। जैसे आपने राम मंदिर का जिक्र अभी पूरे डिबेट में खूब हुआ। इतिहास हनुमान मंदिर पे चल रही बस चर्चा, राम जी से आगे निकल गई है बात। जुदा नहीं कीजिए आप, बिल्कुल नहीं, वो कहीं जुदा हो ही नहीं सकता। जब हनुमान जी का नाम आएगा, राम जी का, राम मंदिर के निर्माण की बात जब आती है तो ये सत्य सब लोग छुपाते हैं कि पूरा का पूरा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए। उसमें ताला लगाने से लेकर, उसका शिलान्यास करने से लेकर, मस्जिद के विध्वंस से लेकर, ताला खुलवाने से लेकर, राम चबूतरा बनाने से लेकर, वो जितनी चीजें हैं सब का सब श्रेय कांग्रेस। मौलाना तारीफ कर रहे हो कांग्रेस की? नहीं मौलाना पूछना जरूरी है हमें। हाँ जी जनाब जी। देखिए क्या दुर्दशा है कांग्रेस की कि एक आदमी कह रहे हैं कि देखिए राम मंदिर के बनाने दुर्दशा उदर्शा ना बोला करो भाई। अब 400 से सरकार बन गई तब क्या कहोगे? अब 400 से 50, अब 400 से 50 पर नहीं, अब 400 से 50 पर आ गए। दुर्दशा ना बोलूं तो क्या बोलूं? आप कांग्रेस की सरकार बन रही है कर्नाटक में, बहुत बोलते हैं ना मोदी जी, वाह मोदी जी। अब जनता कह रही है कर्नाटक की, जा मोदी जी जा मोदी। बाबूजी नमस्ते, कैसे? कहाँ से आना हुआ? हाँ जी, अम्बाला से। अम्बाला से आए हैं, मिलने आए, बहुत दूर में। कहाँ चला गया यहाँ का पत्थर? सरकार दिया लोगों ने? वाह, अरे मैं आपको कुर्सी देता,
भाई उधर बैठ जाइए सामने, कुछ कहना चाहते हैं? आपका 15 मिनट का ब्रेक जब आता है टीवी पे, हाँ, वो अदृश्य हो जाते हैं आप। वो 15 मिनट चाहिए बीच वाले, तो मैं ले लेता हूँ, वक्त एक छोटे से ले लूं। बोलिए, मैं अभी ले लेता हूँ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते। वंदे मातरम, वंदे। नुकसान पहुंच जाता है, यानी रूस हमला करके निकल जाएगा और अमेरिका मुंह देखता रह जाएगा। नेटो को रूस पर शक इसलिए भी है क्योंकि उसका कहना है कि पिछले कुछ साल के मुकाबले रूस की सेना अटलांटिक महासागर में ज्यादा एक्टिव हो गई है, और अटलांटिक महासागर के एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ यूरोप, दोनों पुतिन के दुश्मन है। नेटो का यह भी दावा है कि बाल्टिक सागर और नॉर्थ सी में भी रूस की सेना की हलचल तेज हो गई है। ये दोनों समंदर भी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। नॉर्थ सी ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच में है, और नॉर्वे, जर्मनी, द नेदरलैंड्स, बेल्जियम और फ्रांस जैसे देश भी उससे लगते हैं। ये सभी देश नेटो के सदस्य हैं। एक साथ इतने शिकार पुतिन को कहां मिलेंगे? ऐसे में नॉर्थ सी पुतिन के लिए मोटा टारगेट तो है। वहां पुतिन का छोटा सा भी हमला इन देशों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। वहीं बाल्टिक सागर में तो जंग की शुरुआत से ही रूस के एक्शन के किस्से सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि बाल्टिक सागर के इर्द गिर्द स्वीडन, फिनलैंड, खुद रूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क जैसे देश हैं। और इनमें बस इकलौता स्वीडन ही है जो नेटो का हिस्सा नहीं है। यही वजह है कि नेटो को रूस के इतने एक्टिव होने पर साजिश की बू आ रही है। नेटो ने बताया कि रूस समुद्र तल पर मैपिंग भी कर रहा है, और पुतिन ये अच्छी तरह जानते हैं कि समंदर के अंदर मौजूद केबल पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए नेटो को आशंका है कि वो केबलों को बर्बाद करके पश्चिमी देशों को यूक्रेन की मदद करने की सजा देना चाहते हैं। वो बस हमला करने के लिए सही मौका ढूंढ रहे हैं। लेकिन पुतिन का समंदर की केबलों को तबाह करने का प्लान विश्व युद्ध भी भड़का सकता है, क्योंकि नेटो ने पिछले साल ये साफ कर दिया था कि अगर उसके किसी भी सदस्य देश के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो नेटो के संविधान का आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाएगा, जिसका मतलब होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर। क्योंकि नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर उसके किसी एक भी सदस्य देश पर हमला हुआ तो वो पूरे के पूरे मिलिट्री अलायंस पर हमला माना जाएगा, और फिर पूरा नेटो अपने साथी की मदद के लिए उतर आएगा। ऐसे में अगर रूस ने अमेरिका, फ्रांस, पोलैंड, ब्रिटेन या किसी एक भी नेटो देश की अंडर सी केबल को निशाना बनाया तो नेटो के सभी 31 देश रूस पर टूट पड़ेंगे। हालांकि रूस के हमलों से निपटने के लिए नेटो ने बाजुएं चढ़ाई भी हुई हैं। उसने पिछले साल बाल्टिक सागर में नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर हुए धमाकों के बाद से अंडर सी केबलों की सुरक्षा के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पुतिन पर हुए हमले से जुड़ी। रूस के राष्ट्रपति भवन पर हुए हमले के बाद पुतिन की सेना ने कीव समेत कई शहरों पर मिसाइलें बरसा दी। मॉस्को में हुए हमले के बाद रूस की सेना ने यूक्रेन पर बदले की कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में मिसाइलें दाग दी। रूस के इस हमले में यूक्रेन में 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया गया, क्योंकि क्रेमलिन पर हुए ड्रोन अटैक से बौखलाई रूसी फौज ने यूक्रेन की राजधानी कीव, ओदेसा और खेरसोन समेत यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल और ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 से हमला किया। एक रोज पहले ही मॉस्को में क्रेमलिन को ड्रोन से निशाना बनाया गया था, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन से बदला लेने का ऐलान किया था। मतलब पुतिन पर हुए ड्रोन अटैक से भड़की रूसी सेना ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों को हवाई हमले कर थर्रा दिया। खेरसोन में तो रूसी फौज के हमले में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मतलब क्रेमलिन पर हुए हमले के बाद रूस ने यूक्रेन से बदला लेना शुरू कर दिया, जिसके लिए पुतिन की फौज ने कीव, ओदेसा और खेरसोन समेत कई शहरों को एक साथ टारगेट किया। इन शहरों को धूल में मिलाने के लिए रूस की सेना ने ताकतवर ड्रोन से एक के बाद एक कई प्रहार किए। रूस की तरफ से कुछ वीडियो भी जारी किए गए जिनमें रात के अंधेरे में पुतिन की सेना के घातक ड्रोन यूक्रेन के शहरों पर हमले के लिए उड़ान भरते दिखे। खेरसोन में तो पुतिन की सेना के किए हवाई हमलों ने तबाही मचा दी। यूक्रेन ने दावा किया कि खेरसोन में रूसी सेना के हमलों में 21 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और करीब 50 लोग बुरी तरह घायल हो गए, और शहर की कई बड़ी इमारतें देखते ही देखते जमींदोज हो गई। एक रोज पहले मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन से अटैक हुआ था, जिसकी वजह से रूस बुरी तरह भड़का हुआ है। और रूस का आरोप है कि पुतिन की हत्या करने के लिए जेलेंस्की के इशारे पर यूक्रेन की सेना ने यह हमला करवाया। रूस के मीडिया के मुताबिक हमले के लिए यूक्रेन ने 2 आत्मघाती ड्रोन मॉस्को भेजे, जो आसमान से बम गिराने के साथ टारगेट पर खुद भी एक बम की तरह फटते हैं। मतलब पुतिन को मारने के लिए खतरनाक साजिश रची गई। लेकिन हमले से पहले ही क्रेमलिन में तैनात सुरक्षा एजेंसियों ने इमारत के ऊपर उड़ रहे दोनों ड्रोन को हवा में ही ढेर कर दिया। रूस का दावा है कि जिस वक्त ड्रोन से हमला किया गया उस दौरान पुतिन क्रेमलिन में मौजूद नहीं थे। लेकिन इस घटना के बाद पूरे रूस में हड़कंप मच गया, क्योंकि क्रेमलिन यानी रूस का राष्ट्रपति भवन दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में एक है। इस इमारत की सुरक्षा में ऐसे ऐसे हथियार तैनात हैं जिनसे बच पाना नामुमकिन है।
लेकिन इसके बाद भी दुश्मन के 2 हमलावर ड्रोन न सिर्फ मॉस्को में घुस आए बल्कि क्रेमलिन तक पहुंच गए। हालांकि रूस ने इस ड्रोन अटैक को वक्त रहते फेल कर दिया, लेकिन इस हमले के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने पहले सेना के अधिकारियों की बैठक बुलाई और थोड़ी ही देर बाद यह ऐलान कर दिया कि रूस इस हमले का करारा जवाब देगा। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ड्रोन अटैक के बाद पुतिन ने रूसी सेना को यूक्रेन के शहरों को जला देने का आदेश दे दिया। यही वजह है कि मॉस्को पर हुए हवाई हमले के कुछ ही घंटों बाद कीव, ओडेसा और खेरसोन समेत कई शहरों पर हवाई हमले किए गए। मतलब पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन की फौज ने उसके शहरों पर हवाई हमले के लिए ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 का इस्तेमाल किया, जिन्होंने आसमान में बमों की बारिश कर खेरसोन शहर को दहला दिया। यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि रूस की सेना ने ड्रोन से शहर के रेलवे स्टेशन, पावर स्टेशन, रिहायशी इमारतों और एक सुपरमार्केट को निशाना बनाया। हवाई हमले के बाद सुपरमार्केट से जो तस्वीरें सामने आई उनमें स्टोर के अंदर हर तरफ टूटे हुए कांच और सामान बिखरा नजर आया। बम गिरने की वजह से स्टोर की छत में एक बड़ा छेद भी दिखाई दिया। इस दौरान वहां काम करने वाले कुछ कर्मचारियों की मौत हो गई। यूक्रेन का दावा है कि इसी तरह के हमले शहर के दूसरे हिस्सों में भी किए गए, जिनमें कई लोग मारे गए और पूरे शहर में दहशत मच गई। जान बचाने के लिए लोगों को शहर खाली करना तक शुरू कर दिया, क्योंकि पश्चिम मीडिया का दावा है कि आने वाले दिनों में खेरसोन पर रूस की सेना एक और बड़े हमले की तैयारी में है, क्योंकि वो खेरसोन से यूक्रेन की सेना को पूरी तरह खदेड़ने में जुटी है। पिछले साल सितंबर में रूस ने खेरसोन पर कब्जा कर लिया था। कुछ दिनों बाद वहां जनमत संग्रह कराकर पुतिन ने इसे रूस में मिलाने का ऐलान कर दिया था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पिछले साल नवंबर में ज़ेलेंस्की की फौज ने खेरसोन को रूस से वापस छीन लिया था। हालांकि अब भी कुछ इलाकों पर रूस की सेना का कब्जा है और वहीं से वो यूक्रेन के कब्जे वाले खेरसोन के इलाकों को निशाना बना रही है। सिर्फ खेरसोन ही नहीं बल्कि कीव भी पुतिन के निशाने पर है। क्रेमलिन अटैक के बाद कीव में लगातार हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन कीव पर बड़े हमले की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इसी वजह से ज़ेलेंस्की ने कीव की सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया, ताकि रूसी सेना का हमला होने पर उन्हें करारा जवाब दिया जा सके। पिछले साल 8 अक्टूबर को रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले कर्च ब्रिज पर हुए हमले के बाद पुतिन ने कीव समेत करीब 10 शहरों पर ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 से मिसाइलों की बारिश कर दी थी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि उस हमले में सैकड़ों लोगों की जान गई थी। माना जा रहा है कि क्रेमलिन पर हुए अटैक से बौखलाए पुतिन इस बार फिर कीव पर उसी तरह का हमला करेंगे। और पश्चिमी मीडिया का कहना है कि इसी वजह से ज़ेलेंस्की बुरी तरह घबराए हुए हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर कीव को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और ज़ेलेंस्की की ये घबराहट ऐसे ही नहीं है, बल्कि पुतिन ने उन्हें मॉस्को पर हमले के बाद मिसाइलें बरसाकर बड़े हमले का ट्रेलर भी दिखा दिया। मॉस्को में हुए ड्रोन अटैक के बाद रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ हमले कर दिए। पुतिन के गुस्से का शिकार सबसे ज्यादा कीव को होना पड़ा। वहां एक दिन पहले ही लोगों को एहसास हो गया था कि पुतिन बहुत बड़ा हमला करेंगे, और उनका यह डर सच साबित हुआ जब रूसी सेना ने कीव पर न सिर्फ ड्रोन से हमला किया बल्कि कई मिसाइलें भी बरसा दी। पुतिन पर हमले से बौखला जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद, 2 आतंकी भी ढेर। इलाके में 7 से 9 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सर्च ऑपरेशन जारी। कर्नाटक के तुमकुरू में पीएम ने किया रोड शो। फिल्म द केरल स्टोरी का जिक्र कर कांग्रेस पर साधा निशाना। शरद पवार बने रहेंगे एनसीपी के अध्यक्ष। मुंबई में किया अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा वापस लेने का ऐलान। कहा, कार्यकर्ताओं की अपील का करता हूं सम्मान। क्योंकि अब यूक्रेन पर परमाणु हमले का भी खतरा बढ़ गया है। हालांकि रूस के कई मंत्री और खुद पुतिन भी कई बार यूक्रेन पर एटम बम से हमला करने की चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन ब्रिटेन के मीडिया का दावा है कि इस बार यह धमकी हकीकत में बदल सकती है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। इस युद्ध का दायरा इतना बढ़ जाएगा कि कई देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। हालांकि मॉस्को पर हुए हमले से पहले ही रूसी सेना कीव पर निशाना साध चुकी थी। वहां पिछले 4 दिन से पुतिन के सैनिक बम और मिसाइलें बरसा रहे हैं, लेकिन पुतिन पर हमले की कोशिश के बाद इसमें तेजी ला दी गई, जिससे डरकर कीव के प्रशासन ने लोगों को अगले कुछ दिनों तक अपने घरों से न निकलने की हिदायत दी। कीव प्रशासन के मुताबिक रूसी सेना कभी भी ड्रोन से हमला कर सकती है, और इसी डर से कई लोगों ने कीव को खाली करना भी शुरू कर दिया। लेकिन ज़ेलेंस्की के लिए परेशानी की बात यह है कि खतरा सिर्फ कीव पर ही नहीं है, क्योंकि कीव के अलावा खार्किव, ओडेसा और जापोरिजिया समेत कई बड़े शहर भी रूसी सेना के निशाने पर हैं, जिसे देखते हुए इन शहरों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। हालांकि कीव पर रूसी सेना पिछले 4 दिन से ही हमलावर है। उसने इन 4 दिनों में कई मिसाइलें बरसाई और ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से जोरदार हमले किए। इस बीच यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना 24 में 18 रूसी ड्रोन तबाह कर चुकी है, लेकिन माना जा रहा है कि क्रेमलिन अटैक के बाद कीव पर अगले कुछ घंटों में इससे भी बड़ा हमला हो सकता है, जिसे रोक पाना ज़ेलेंस्की के सैनिकों के बस में नहीं होगा।
मगर क्रेमलिन के ऊपर मंडराते ड्रोन दिखाने के बाद रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के खासम खास दिमित्री मेदवेदेव का दिमाग इतना गर्म हो गया कि उन्होंने जेलेंस्की को जान से मारने की ही मांग उठा ली और अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर साफ साफ लिख दिया कि अब मॉस्को के पास सिर्फ एक ही विकल्प है और वो है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और उनकी सरकार को उखाड़ फेंक देना। दिमित्री मेदवेदेव ने पोस्ट में लिखा कि अब जेलेंस्की की जान लेकर ही यूक्रेन से बदला लिया जा सकता है। दिमित्री मेदवेदेव फिलहाल रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन हैं। वो पुतिन के ऐसे वफादार हैं कि इतने तेवर तो पुतिन ने नहीं दिखाए जितने कि मेदवेदेव दिखा चुके हैं। वो आए दिन रूस के दुश्मनों को धमकाते रहते हैं। वो कई बार परमाणु हमला करने की धमकी दे चुके हैं और तो और ब्रिटेन से लेकर पोलैंड जैसे रूस के खिलाफ खड़े देशों पर भी वो बरस चुके हैं। मगर रूस में सिर्फ पुतिन के करीबी मेदवेदेव का ही गुस्सा नहीं भड़का है, बल्कि क्रेमलिन पर हुए ड्रोन हमले के बाद रूस में दूसरे लोग भी बुरी तरह भड़के हुए हैं। रूस के मीडिया के मुताबिक वहां की संसद के स्पीकर ने तो मांग कर डाली कि पुतिन को यूक्रेन पर अब परमाणु अटैक कर देना चाहिए और इसमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। रूस की संसद के स्पीकर वियाचेस्लाव वोल्जिन ने सोशल मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर लिखा कि रूस को अब कीव के आतंकवादी शासन को रोकने और उसे खत्म करने में बड़े हथियारों का बिना देर किए इस्तेमाल कर देना चाहिए। हालांकि ये साफ नहीं हो सका कि वियाचेस्लाव वोल्जिन किस तरह के हथियारों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा परमाणु हमले की तरफ था, क्योंकि एक रोज पहले जब से पुतिन के घर क्रेमलिन पर ड्रोन हमला हुआ तब से जेलेंस्की पैलेस पर भी हमले की मांग उठने लगी है। रूस ने तुरंत बयान जारी कर इसे एक आतंकवादी घटना बताया और रूस ने दावा किया कि ये यूक्रेन की तरफ से राष्ट्रपति पुतिन को मारने की एक साजिश थी जिसे रूस की सेना ने नाकाम कर दिया। हालांकि यूक्रेन ने इस ड्रोन हमले पर सफाई दी और कहा कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रूस को यूक्रेन की ये सफाई पच नहीं रही। वहाँ सभी का मानना है कि अमेरिका और नेटो देशों के इशारे पर यूक्रेन की सेना ने पुतिन को जान से मारने के लिए ड्रोन भेजे थे। उसे लगने लगा कि चीन अब तक उसे जो धमकी दे रहा था वो सच होने जा रहा है और वहां लगातार मांग की जा रही है कि जेलेंस्की और उनकी सेना को इसकी सख्त सजा दी जाए। रूस के गुस्से का असर यूक्रेन में दिखने भी लगा है। कई इलाकों में रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस के यूक्रेन से बदला लेने के ऐलान के बाद नेटो को बहुत बड़े खतरे का डर सता रहा है और उसने अमेरिका से लेकर पूरे यूरोप को चेतावनी भी दे दी है। चेतावनी यह है कि रूस उनके आसपास मौजूद समंदर में हमला कर सकता है। नेटो के इंटेलिजेंस चीफ ने अंदेशा जताया कि रूस समंदर के अंदर बिछी केबलों के जाल को तबाह करने की फिराक में है। समंदर के भीतर मौजूद केबलों से ही दुनिया में इंटरनेट डेटा ट्रांसमिट होता है। वित्तीय लेन देन और ऊर्जा भी इन केबलों के जरिए ही सप्लाई होती है। ऐसे में अगर रूस ने उन केबलों को ही काट दिया तो बिना गोली जलाए, बिना मिसाइल गिराए वो अमेरिका और यूरोप का भट्टा बैठा देगा, क्योंकि अंडर सी केबलों के बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता। यही वजह है कि नेटो को डर है कि पुतिन पश्चिमी देशों से यूक्रेन की जंग का हिसाब बराबर करने के लिए ऐसा हमला कर सकते हैं जिसकी आवाज तक नहीं होगी, लेकिन चोट बहुत गहरी पहुंचेगी। रूस पहले से ही एक्शन मोड में था। वो आए दिन अपने परमाणु हथियारों की अकड़ दिखा रहा था, लेकिन क्रेमलिन पर हमले की कोशिश का दावा करने के बाद से तो वो अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए छटपटा रहा है। वो बदला लेने का खुला ऐलान कर चुका है। ऐसे में नेटो के इंटेलिजेंस चीफ की ये चेतावनी कि रूस समंदर के अंदर मौजूद केबलों को निशाना बना सकता है बहुत डरावनी है, क्योंकि अंडर सी केबलों को हमलों से बचाने का कोई खास इंतजाम नहीं है, इसलिए वो रूस का आसान निशाना बन सकती हैं। और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के पास ऐसे हथियार हैं जिनसे वो समंदर में मौजूद केबलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकता है और करोड़ों किलोमीटर लंबी ये केबलें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, दुनिया के हर कोने में है। अगर उन केबलों पर आंच आई तो फिर इंटरनेट बंद है, क्योंकि पूरी दुनिया का जितना भी इंटरनेट ट्रैफिक है उसका 95% हिस्सा समंदर के अंदर बिछी केबलों के जाल से ही गुजरता है। ये केबल नहीं रही तो इंटरनेट नहीं बचेगा और आज इंटरनेट के बिना गुजारा मुमकिन ही नहीं है। बिना इंटरनेट की दुनिया ही नहीं सोची जा सकती। और तो और दुनिया में रोजाना लगभग 10 लाख करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 817 लाख करोड़ रुपयों का जो वित्तीय लेन देन होता है वो भी इन केबलों के जरिए ही होता है। ऐसे में रूस को अमेरिका और यूरोप पर परमाणु बम गिराने की जरूरत ही नहीं। वो अगर समंदर के अंदर बिछी केबलों को ही उड़ा दे तो अमेरिका और यूरोप दोनों घुटनों पर आ जाएंगे। दोनों तरफ कोहराम मच जाएगा। लोग न कहीं पैसा भेज पाएंगे न ले पाएंगे। बड़े बड़े बैंक ठप पड़ जाएंगे और तो और दुनिया में क्या हो रहा है किसी के पास कोई जानकारी नहीं पहुंच पाएगी। ऊपर से क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक की कोशिश के दावे के बाद से रूस के तेवर भी ऐसे हैं कि रोक सको तो रोक लो। उस पर रूस अगर समंदर के भीतर केबलों को काट भी दे तो उसे कसूरवार ठहराना भी टेढ़ी खीर होगा, क्योंकि इन केबलों को तो मछुआरों की नावों और भूकंप के झटकों से भी नुकसान पहुंच जाता है। यानी रूस हमला करके निकल जाएगा और अमेरिका मुंह देखता रह जाएगा। नेटो को रूस पर शक इसलिए भी है क्योंकि उसका कहना है कि पिछले कुछ साल के मुकाबले रूस की सेना अटलांटिक महासागर में ज्यादा एक्टिव हो गई है और अटलांटिक महासागर के एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ यूरोप। दोनों पुतिन के दुश्मन हैं। नेटो का यह भी दावा है कि बाल्टिक सागर और नॉर्थ सी में भी रूस की सेना की हलचल तेज हो गई है। ये दोनों समंदर भी अटलांटिक महासागर का हिस्सा हैं।
नॉर्थ सी ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच में है और नॉर्वे, जर्मनी, द नेदरलैंड्स, बेल्जियम और फ्रांस जैसे देश भी उससे लगते हैं। ये सभी देश नेटो के सदस्य हैं। एक साथ इतने शिकार पुतिन को कहां मिलेंगे? ऐसे में नॉर्थ सी पुतिन के लिए मोटा टारगेट तो है। वहां पुतिन का छोटा सा भी हमला इन देशों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। वहीं बाल्टिक सागर में तो जंग की शुरुआत से ही रूस के एक्शन के किस्से सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि बाल्टिक सागर के इर्द गिर्द स्वीडन, फिनलैंड, खुद रूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क जैसे देश हैं। और इनमें बस इकलौता स्वीडन ही है जो नेटो का हिस्सा नहीं है। यही वजह है कि नेटो को रूस के इतने एक्टिव होने पर साजिश की बू आ रही है। नेटो ने बताया कि रूस समुद्र तल पर मैपिंग भी कर रहा है और पुतिन ये अच्छी तरह जानते हैं कि समंदर के अंदर मौजूद केबल पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए नेटो को आशंका है कि वो केबलों को बर्बाद करके पश्चिमी देशों को यूक्रेन की मदद करने की सजा देना चाहते हैं। वो बस हमला करने के लिए सही मौका ढूंढ रहे हैं। लेकिन पुतिन का समंदर की केबलों को तबाह करने का प्लान विश्व युद्ध भी भड़का सकता है, क्योंकि नेटो ने पिछले साल ये साफ कर दिया था कि अगर उसके किसी भी सदस्य देश के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो नेटो के संविधान का अरे न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। अजी न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी गहन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी गहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यह जनता भी तैयार। अजी नेता है तैयार, यह जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी मिलकर पूछे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जिस दिन मेरी तबीयत खराब हो जाए तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का एक बार सिलसिला फिर से जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में मौजूद हूं। बातचीत जरूर करूंगा, आपसे भी जरूर करूंगा, जरूर पूछूंगा। आप हरियाणा से आए हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं, जरूर करेंगे आपसे। बात क्यों नहीं करेंगे, ऑफकोर्स करेंगे आपसे। और जो लोग मौजूद हैं उन सब से भी बात करेंगे। मेहमान हमारे जो मौजूद हैं, मैं उन सब का एक बार से फिर से स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा मुझसे किसी ने पूछा कि आजकल क्या गरम है। मैंने कहा चुनाव गरम है। बोले कि चुनाव में क्या गरम है। मैंने कहा बजरंगबली जी का मुद्दा सबसे ज्यादा गरम है। कांग्रेस ने कहा कि सबसे ज्यादा हनुमान के मंदिर वो बनाएंगे। एक बार अगर सत्ता में आ जाएंगे कर्नाटक में तो हनुमान के मंदिर बनवाएंगे वो, ये कांग्रेस ने कहा है। अच्छी बात है, मंदिर बनने चाहिए जरूर। जी जी जी, उन्होंने पूंछ में आग लगा दी तो लंका दहन होना तय है कांग्रेस का, यह बात तो पक्की है। बहरहाल कर्नाटक में तो यही है कि उन्होंने कहा कि सत्ता में एक बार आए। अजी सब ठीक है ना, तबीयत सब सही है ना? बहुत बढ़िया। किधर से आना हुआ? राजस्थान से जी। राजस्थान में कहाँ से? अलवर। अलवर से? ओए भाई, खाली यहाँ आए हो? अलवर से कोई मीठा ले आया करो जब आया करो। जी हाँ जी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। खत्म हो गया मामला? अभी नहीं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश, जैसे बोला कि कहा जाए प्रयागराज उत्तर प्रदेश, खत्म हो गया मसला कि चल ही रहा है, अभी चल रहा है। कहाँ पहुंचा? हाँ मिट्टी में मिल गया। चलो भाई ठीक है जी। बाबूजी जी 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 जी। जितने राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे हुए हैं सब अपनी अपनी बात तो रख रहे हैं। आज हमारे 5 जवान शहीद हो गए, उनके बारे में किसी की सिंपैथी नहीं है। उनका भी तो ध्यान रखना चाहिए जो हमारे खातिर शहीद हो गए। भाई देखो, ये जब मैं शो शुरू हुआ था लिखा था राजौरी में सुरक्षा बल की आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है, 5 जवान शहीद हुए हैं, आतंकवादी भी मारे गए। अरे अब वो ठीक है, जब चुनाव में कहा, चुनाव में तो सबको लग रहा है कि बजरंगबली सही मामला है तो वही चल रहा है। महात्मा कहाँ से आए हैं आप? भिवानी से आए। महात्मा को प्रणाम है मेरा। महात्मा क्या कैसे सब ठीक है ना? चर्चा में आना चाहते हैं या चर्चा के बाहर ही रहना चाहते हैं? आना चाहते हैं महात्मा, वही जो चर्चा में आए और चर्चा को आगे बढ़ाए। तो कुछ कहना चाहते हैं चर्चा में? क्या कहना चाहते हैं हुजूर? कुछ भी पूछो महाराज। कह रहे कुछ भी पूछो, तो कुछ भी पूछ लिया जाए क्या? ऐसे मौके कम आते हैं। कर्नाटक में क्या होगा महाराज?
कर्नाटक में अभी ये आतंकवादियों को ये बता रहे हैं क्या? ना, कर्नाटक में चुनाव होना है, चुनाव में क्या होगा? हम राजनीति से दूर हैं। और अगर हमने कहीं ये कह दिया होता ये प्रश्न अनिवार्य है, ये प्रश्न अनिवार्य है, इसको करे बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, तो महात्मा जी को फिर क्या करते आप? खैर, महात्मा का सम्मान होना चाहिए, राजनीति से वो दूर है, राजनीति के उत्तर वे नहीं देंगे, उसके अलावा कोई पूछने का मेरे पास कोई यहाँ पे कोई मकसद नहीं है कि क्या पूछे कोई जनता। वो कर्नाटक के चुनाव में बात कर रही है, तो महाराज मैं फिर भी कोई ना कोई प्रश्न निकाल लूंगा कि जीवन कैसे जिया जाए। ये तो सवाल बहुत आसान है ना महाराज, सबसे कठिन यही है कि जीवन कैसे जिया जाए। हर आदमी के पास एक नुस्खा है कि कैसे जिया जाए, लेकिन है बड़ा मुश्किल। जी बेटा, कहाँ से आए आप? बताएंगे। हाँ महाराज, आप बताएंगे। प्रॉपर दिल्ली। प्रॉपर दिल्ली से। जी जनाब, क्या नाम है आपका? सुमित। सुमित, क्या काम करते हैं सुमित? जॉब। जी, कुछ कहना चाहते हैं? फिलहाल तो कुछ नहीं, फिलहाल तो कांग्रेस ने मंदिर तोड़वाए ही हैं, बनाया तो कुछ भी नहीं है। मंदिर तोड़वाए हैं, मंदिर बनाया तो नहीं। मेरा कांग्रेस कहती है कर्नाटक में आएंगे तो मंदिर बनाएंगे हनुमान जी के। जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जैसे ही चुनाव आते हैं तो ये मंदिर बनाने की बात करते हैं और जीतने के बाद ज्यादातर मंदिर इन्होंने ही तोड़वाए हैं। जी 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 जी। पहले ईशान, आई विल कम टू यू सर। एक पहले इनको ले लें। हाँ, उम्र में छोटे, इनको पहले दे देते। नहीं, बड़े भाई है तो मेरा अधिकार भी बनता है, मैं इनसे ले लूं थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं जी। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस ने कोई मंदिर नहीं तोड़वाया है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर आपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखा हो तो जब दिल्ली में यात्रा शुरू हुई थी शीतकालीन सत्र अपने ब्रेक के बाद, तो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी दोनों ने अपनी यात्रा की शुरुआत कश्मीरी गेट स्थित प्राचीन हनुमान जी के मंदिर जाके उनके दर्शन करके उनके आशीर्वाद लेके उसके बाद यात्रा दोबारा से प्रारंभ की थी। उसके बाद देखिए पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राहुल गांधी जी ने जितने मंदिर थे सब में जाके दर्शन किए, अपनी आस्था अनुसार दर्शन किए, और यहां तक कि महाकाल में तो उन्होंने दंडवत साष्टांग प्रणाम भी किया शिव जी को। दूसरी बात यहां पे देखिए, आपने बात करी स्मृति ईरानी जी की। स्मृति ईरानी जी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अधिकार नहीं है क्योंकि जो महिला, जो बेचारी हमारे देश की बेटियां बैठी हुई हैं जिन पे अत्याचार हो रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा, उस पे कुछ नहीं बोल पा रही हैं, तो वो एक दूसरी महिला पे सवाल ना उठाए और कृपया अपना शांत रहे। मैंने इसीलिए इनको शांति से सुना ताकि ये मुझे सुने। इन्होंने कहा कि मैं छोटा भाई होने के नाते समय तो ले ही सकता हूं। आप इनको सारा समय दे दो, बस सरकार बीजेपी की बनवाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। समय सारा कांग्रेसियों को दे दो। नंबर 1, अब देखो बीच में बोल, अब देखिए बीच में नहीं बोलना है। अब इनको रोकेंगे कि नहीं? अब आप रोकेंगे तो नहीं। देखिए गलत करेंगे। अब देखिए अब ये चारों तरफ से शाब्दिक उग्रवाद करना जरूरी है क्या? एक एक करके बात नहीं कर सकते हम, बताइए। अब दूसरा, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने भगवान शिव के सामने लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। अरे कितना बड़ा एहसान कर दिया भाई उन्होंने, सारी दुनिया पर। ये देखिए, देख रहे हैं आप ये सारे के सारे किस तरीके से हंगामा कर रहे हैं। ये देख रहे हैं क्या हाल कर रहे हैं। अब तीसरा, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने मंदिर घूम के यात्रा शुरू की। अरे भैया, राहुल गांधी तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ भी पहनेंगे अभी 2-4 चुनाव। अब आपका नंबर में आ गया, मैं आ गया। पहलवान भाई देखो, मैं हरियाणा से हूँ। अरे रुको भाई, हरियाणा से एक फौजी आदमी हूँ, ना मैं बीजेपी का, ना कांग्रेस का, ना आम आदमी किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। एक सैनिक आदमी हूँ। सैनिक आदमी। भाई साहब से ये पूछना चाहता हूँ, भारत टूटा कब था? ये कह रहे हैं ना भारत जोड़ो यात्रा, वो टूटा कब था? राजीव गांधी ये कह रहा है राहुल गांधी कि मैं भारत जोड़ रहा हूँ। वो टूटा कब था? 47 में किसने तोड़ा था? नेहरू जी ने तोड़ा था, 2 टुकड़े करे हमारे। अब फिर तोड़ने को लग रहे हैं, केरल को अलग कर दिया। क्यों कर रहे हैं ऐसी बातें? ये कि भारत टूटा था। कब टूटा था भाई? बता मेरे को, कब तोड़ता था? ये गलत बात है आपकी कि उसने तोड़ा है। तोड़ा नहीं है, भीख मंगो की तरह भीख मांग रहे हो, रोड पर ला दिए। ये बात है, आपके पास कोई सबक नहीं है कहने को। आप है क्या चीज? कुछ नहीं है। उसका विकास करो पहले, मानसिक विकास। अरे भाई अब यहाँ तक ये कहने की जरूरत नहीं थी भाई। अरे देखो ये ठीक, भगाऊंगा मैं, बता दे रहा। ये ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं। सब बाकी सब ठीक है। गलत बात नहीं, जितना सही था उतना। मतलब नहीं कांग्रेस। अरे फौजी आदमी है, नेता थोड़ी ना है। बिना फिल्टर के बोलेंगे तो सुन ले दीजिए। क्यों जी भाई? फौजी है, फौजी ने दिल की बात बोल दी।
अब बॉर्डर पे भी वो लड़े और आप चाहते हैं कि जनता के बीच में भी वो फिल्टर लगा के बोले, वैसा नहीं हो सकता। वो कांग्रेस ही थोड़ी ना है वो। अरे हो गया चाचा, अरे ठीक, मैं समझ गया जी। कांग्रेस है राइट ना, पहले कांग्रेस मैं आया। देखिए, स्मृति ईरानी बाल विकास मंत्री हैं, वो कितनी उनको सीरियस गंभीर बीमारी है कि वो प्रियंका गांधी जी पे बोल रही हैं, जबकि महिला पहलवान जो है वो प्रोटेस्ट में बैठी है, उनके बारे में तो वो कभी नहीं बोल रही। अपनी बेटी की बारी आई सिली सोल मुद्दे पर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। ये इनके मंत्रियों का हाल है। ये डबल इंजन ट्रबल इंजन की सरकार किस तरीके से काम कर रही है पूरे देश को दिख रहा है। पर हाँ, कुछ अंधभक्त है जो आज भी भाई बोलने दो यार, भाई बोलने दो। हाँ जी, कुछ अंधभक्त हैं आज भी जो विकास नहीं चाहते, शिक्षा नहीं चाहते, रोजगार नहीं चाहते, वो सिर्फ इन्हीं मुद्दों पे अटकाना चाहते हैं। जी मैं दादा एक मिनट को कांग्रेस का टेक ले लें, बीजेपी का। यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट के ऊपर भी बात है, तो जरा अपने में भी गिरेबान पे झांक कर देख लो। और हमारी बात जहां कर रहे हो वो कोर्ट में चल रहा है, ये तो कोर्ट को भी नहीं मानते। ये तो जनेयूधारी, वो कौन से चुनुई जनेयूधारी बात कर रहे हैं। ये आप रहने दीजिए, जाकर आप बात कीजिए। मैं लड़ सकती हूँ, लड़ लूंगी। अरे प्रियंका गांधी जी, आप कहाँ पर खड़ी हैं? जब इनका मैनिफेस्टो आता है वहां पर जहाँ पर 33% की बात करने की बात आएगी, अपने राजस्थान में तो कराना इनसे 33% औरतों के लिए बात करती है यहाँ पर। मैं एक बात और बता दूं कि 40% की बात कर रहे हैं ये लोग। शहीद की बेटी है प्रियंका गांधी, शहीद की बेटी, उसका बाप इस देश के लिए मरा है, उसका अपमान देश की जनता नहीं सहेगी। जो शहीद का अपमान देश की जनता नहीं सहेगी। ये बार बार ये लोग शहीद का अपमान करते हैं, जिसकी दादी मर गई इस देश के लिए, जिसका बाप मर गया इस देश के लिए, उसका ये लोग बार बार अपमान करते हैं। देश की 125 करोड़ जनता देख रही है। वो उसके पास जाके शहीद जवान होता है ना, शहीद नहीं है। तू शहीद बना रहे, शहीद हम होते हैं, शहीद हम होते हैं। हरियाणा के बताइए, कर्नाटक का मामला, कर्नाटक हरियाणा की पूछ क्या कुछ नहीं है। शहीद का अपमान नहीं। रुको, आराम से। कुछ तार्किक बहस हो तो अच्छा लगता है। सवाल पूछता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से, 10वीं सदी और 12वीं सदी की मंदिरों को, जो 25 मंदिर है, आपका आत्मा ने तैयार किया था क्या 12वीं सदी में जाके और 10वीं सदी में जाके? अब बात आती है जिन लोगों के डीएनए में टीपू सुल्तान है, वो तो ढोंगी राम भक्त भी है और ढोंगी हनुमान भक्त भी है। मैं सारा सुन लूंगा, बिल्कुल सुन लूंगा। अरे रुकिए गुरुजी रुकिए, इंट्रोडक्शन कराओ। कौन कराएगा? ये कह रहे हैं आप कराओगे ना। अच्छा, आप कराओगे। हाँ तो मेरा काम तो यही है, कुर्ता आप पहने, इंट्रोडक्शन हम कराएं। जी वाह, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम हो गया साहब आपका? वेदपाल मलिक। वेदपाल मलिक। और आपका? कार्तिकेय। पूछना है इनसे। हाँ। ये कह रहे हैं कि दंडवत प्रणाम किया उन्होंने। यही राहुल गांधी की माता जी कहती थी कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं है, और यही राहुल गांधी कहते थे कि मंदिर जाके लड़के छेड़ दे। ये वो अब ये हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मंदिरों की कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल 10 साल से हिंदू मुस्लिम में फंसा के रख दिया इस जनता को इन लोगों ने। हिंदू मुस्लिम ना तो कोई पढ़ाई का मामला है, ना कोई स्वास्थ्य का मामला है, ना कोई निष्ठा। ये क्या मामला है हिंदू मुस्लिम? पहले भी हिंदू मुस्लिम थे, अब भी हिंदू मुस्लिम है। और बाकी कर्नाटक का कुछ नहीं पता हमें, हरियाणा का पूछ लो। 24 में हरियाणा आपकी बार भूपेंद्र सरकार। गजब है जी। हंसी आती है मुझे एक बात पे, कांग्रेस इतना रंग बदलती है, रंग बदल के इतना काला हो चुका है कि गिरगिट भी शर्माती है कांग्रेस से आज के डेट में। बात यहाँ पे ये आती है कि अरे तय कर लो, आपको टीपू सुल्तान जयंती मनानी है या फिर हनुमान जयंती मनानी है। जीवन भर तो टीपू सुल्तान मत जयंती मनाए हो, श्राप लगेगा हनुमान जी का, और 13 तारीख को काबुल भागोगे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, ये कैसे उसको इग्नोर कर सकते हैं? टीपू
टीपू सुल्तान इस देश के अंग्रेजों से लड़ा है, इस देश की एकता के लिए लड़ा है, इस देश के लिए लड़ा है। वो क्रांतिकारी है टीपू सुल्तान, जिसने इस देश को दिया, जिसने अखंड भारत बनाया। आधा मिनट तुम्हारा, आधा मिनट इनका। आया, रुको, चुपचाप खड़े हो जाओ आप वहां पे और पैर उधरो दोनों। हाँ, आराम से। आपका नाम? आमिर अहमद। आमिर अहमद। और आपका नाम? राम प्रकाश जी। राम प्रकाश और आमिर अहमद, बिल्कुल सही जगह पे खड़े हैं हम। चुनाव हमें भी आता है समझ में। आमिर अहमद, राम प्रकाश। आमिर अहमद जी, राम प्रकाश। जोर से बोला करो नाम। राम प्रकाश। आमिर अहमद, आमिर अहमद। राम प्रकाश। हाँ, बिल्कुल सही जगह पे आया हूं मैं। दोनों एक हैं। हाँ हाँ, पहले एक थे, अब नहीं है। क्या मामला? आमिर अहमद जी, राम प्रकाश। आमिर अहमद। आमिर अहमद। बोलो। मेरा मतलब ये कहने का ये है कि जैसे लोग मानो थप्पड़ तो दूसरा भी गिरेगा तुम्हारा। जैसे ये इनको पूजा पाठ करनी चाहिए मंदिर में, और ये मजहब के नाम पे यहाँ झगड़ा कर रहे हैं। कोई और मुद्दा नहीं इनको मिल लिया। बिल्कुल सही बात। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण जा हृदय आगार बसे राम सर चाप दर। राम क्या सर मैं बताऊं दो पंक्तियों में। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत जास मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावही के नेत निगम पुराण आगम जास कीरति गावही सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। सर राम व्यापक ब्रह्म है, वो काल्पनिक नहीं हो सकती। राम काल्पनिक नहीं हो सकता। जी हटिए, आप पूरी फ्रेम घेर के बैठे हैं, मैं कैसे पीछे बात करूं। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? सर मैं द्वारका सेक्टर 1 से। द्वारिका से आए हैं तो अच्छा संदेश लेके आए होंगे। द्वारिका से हमेशा अच्छे संदेश आते हैं। जी बोलिए, क्या करती हैं? आते हैं, मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ सबसे अच्छा काम है, दुनिया का सबसे अच्छा काम है। इससे अच्छा कोई काम नहीं होता। भविष्य बनाना। आपका स्वागत है, सारे लोग क्लैप करेंगे इनके लिए पहले। वेरी गुड। और सारी हाउस वाइफ के लिए क्लैप है ये। अब आप बोलिए। सर पहले अवेयरनेस नहीं थी, अब तो है। लोग जानते हैं मोदी क्या कर रहे हैं, योगी क्या कर रहे हैं, तो इतना बेवकूफ नहीं बना सकता अभी कोई इतनी जल्दी। अब इतनी जल्दी कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है, अवेयरनेस है। पहले अवेयरनेस नहीं थी तो बेवकूफ बनाना आसान हो जाता था कि जाके नेता लोग जो है अपनी रोटी सेक लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अवेयरनेस है, लोग जानते हैं कि मोदी क्या कर रहा है, योगी क्या कर रहा है। हाँ भाजी, क्या हुआ, कहाँ चले गए? यही रहो। हाँ जी, मैं आ रहे जी नमस्ते, कहाँ से आई? यूपी इटावा से। इटावा से हैं, इटावे की हैं आप। वाह क्या बात है। मंजू जैन जी, बहुत बहुत अच्छा। और बताइए, वो इस्लामिया कॉलेज सब बढ़िया? बढ़िया। जी जी बताइए, बोलिए। आपसे मिलने आई थी। बहुत अच्छा बात है, आप हमसे मिलने आ गए, मैं भी आपसे मिल लिया। बहुत अच्छी बात। कोई बात कहना है? जी बहुत अच्छी बात। जी आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी आपने बड़े सम्मान से बताया कि भाई किसे वो ऐसा कर रहे कि हम असल वह इसलिए ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि हम शुरू से भाई रुको मैं इसलिए मैं तुम्हें लगा अच्छा लगा और हम ज्यादा टाइम इसको दे रहे थे और अब पूरा टाइम इसको दे रहे हैं। तुम सुनो मेरी बात ध्यान से। अभी नए खिलाड़ी हो, कुर्ता पहनने से नेता नहीं हो जाता। खड़े रहो। आपने कहा एक तो मेरा भाई रहीम खड़ा है और एक राम कुछ ऐसा नाम है, दोनों साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। रहना भी चाहिए, कहीं कोई परेशानी नहीं है और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बस रहीम राम को राम रहने दे, आपस में सब अपना धर्म मनाए और सब मान के चले, किसी को कहां दिक्कत है। लेकिन जब केरला फाइल्स की तरह, केरला स्टोरी की तरह लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन पैसा दिया इनको, केरला स्टोरी चलाने के लिए पैसा मिल गया क्या? अरे फिल्म होती है। उनके डायरेक्टर ने कल हमसे कहा, भाई साहब इसको फिल्म समझिए, इसको किसी के जीवन से मत जोड़िए। अरे पिक्चर को हिट कराने के लिए पैसा लेकर के हल्ला कर रहे, हम भी पैसा लेकर के पुतला फूकना शुरू कर दे, ये कोई तरीका नहीं है। अब बड़ा शांति से सुन लेना। सुनिए पहले, एक तो इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनकी पढ़ाई लिखाई पूरी रहती नहीं। केरला फाइल पूरी ओरिजिनल स्टोरी है, ईमानदारी की स्टोरी है। 3 बच्चियों को उठाकर, उनको फंसाकर, उनसे शादी कर उनको आतंकवादी बनाने की पूरी सही कहानी है। जिस दिन अपने घर परिवार में इस तरह का कुछ होगा तो समझ में आएगा। हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं होगा। देखिए सांसद जो मेरी कॉम है वो कह रही है कि ये देश जल रहा है। इनकी स्टेट, उन्होंने कहा कि स्टेट जल रहा है, देश जल रहा है, स्टेट जल रहा है मणिपुर।
और मोदी जी से शांति की अपील कर रही है, लेकिन मोदी जी मुंह से एक शब्द नहीं बोल रहे, मौन बैठे हैं। और यहाँ पर जो डिबेट हो रही है ये मुद्दे पर होनी चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य पर होनी चाहिए। हम लोग बिल्कुल आई एग्री